नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथन। देश और दुनिया की वो तमाम खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, जिसका सीधा सरोकार आपसे। अगले 1 घंटे तक यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। बात यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी की करेंगे। किस मोड़ पर पहुंच गई है ये तनातनी, दिखाएंगे सीधे ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर क्या कहकर पीएम ने साधा है निशाना, बताएंगे। अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल पर कुमार विश्वास के जुबानी तीर, बताया अलगाववादी समर्थक। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। तो बुलेटिन की शुरुआत यूपी के कुशीनगर में हुई दिल दिलाने वाले हादसे के साथ करेंगे, क्योंकि कुशीनगर में शादी के एक रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 महिलाओं की जान चली गई। हादसा कुशीनगर के डेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया टोला गांव में हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। खबरों के मुताबिक महिलाएं और लड़कियां शादी के कार्यक्रम में हल्दी की रस्म के लिए वहां पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ का दबाव ज्यादा होने की वजह से कुएं का स्लैब टूट गया। हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम फंड से मृतकों के परिवारों को 2 लाख मुआवजा और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान कर दिया गया है। कुशीनगर में मातम में बदली शादी की खुशियां। हल्दी की रस्म के दौरान दिल दहलाने वाला हादसा। कुएं में 11 लड़कियों और महिलाओं की मौत। चंद पल पहले तक ये महिलाएं शादी के मंगल गीत गा रही थीं, लेकिन चंद पल बाद ही मातम छाया हुआ है। कुशीनगर के नौरंगिया गांव में चंद पल में कई परिवारों की जिंदगी मातम में बदल गई। जिस कुएं पर महिलाएं हल्दी की रस्म की गीत गा रही थीं, वहां आधी रात जिंदगी बचाने का ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक पूरा हुआ, तब तक 11 बेशकीमती जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव के स्कूल टोला में इस कुएं पर एक शादी की हल्दी की रस्म चल रही थी। बड़ी तादाद में महिलाएं कुएं के स्लैब पर इकट्ठा थीं। तभी कुएं का कमजोर स्लैब टूट गया। महिलाएं और लड़कियां कुएं में गिर गईं। इन्हें बचाने की कोशिश में कई और महिलाएं कुएं में कूद पड़ी। कुआं पानी से भरा था, लिहाजा जान बचाना मुश्किल हो गया। एक दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था, और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था। कुएं का स्लैब टूटते ही चीख पुकार मच गई। आरोप है कि एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस को आने में काफी वक्त लग गया। एम्बुलेंस आने से पहले स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। इसमें 12 से 13 लोग, मतलब 15 लोगों का सर डेथ हो गया है सर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। एम्बुलेंस कितनी देर बाद पहुंची? एम्बुलेंस सर अभी तक आया नहीं था सर। 1.5 घंटा हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था वहाँ पे। और कॉल करने पे यही बोल रहे थे कि एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, और कोई एम्बुलेंस नहीं आया। 30 लोग गिरे थे, 15 लोग हम लोग बचा लिए, 16 लोग सर एक भी एम्बुलेंस नहीं आया। फोन करने के बावजूद भी एक एम्बुलेंस नहीं आया सर। कॉल हिस्ट्री भी है मेरे पास, एक एम्बुलेंस नहीं भेजा है। ऐसी बात, 10 मोबाइल से फोन में एक भी एम्बुलेंस वाला नहीं आया। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख की सहायता राशि की घोषणा की गई है। जिनकी भी अगर लापरवाही है उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी, और जो मृतक परिजन है उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपए का जो राहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।
किसी की जिंदगी की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। बड़ा सवाल ये है कि क्या वक्त पर मदद मिलने से जानें बचाई जा सकती थी। संतोष कुमार सिंह, कुशीनगर, आज तक। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बार बार यही बात सामने आ रही है कि एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची, 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया एम्बुलेंस पहुंचने में। अगर वक्त पर पहुंचती तो शायद कुछ और जानें बच सकती थी। देखिए, बिल्कुल पूरे मामले में कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अगर वक्त रहते एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद जाने बच सकती थी, क्योंकि जो घटना हुई है वो एकाएक हुई है और उसके बाद में जिस तरीके से रिएक्शन आया वो थोड़ा कम, उसमें देरी हुई है। यही कारण है कि नाराजगी इसको लेकर के, हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि पूरे मामले को लेकर के अब सरकार एहतियात नहीं बरत रही है, तुरंत इसको लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की बात हुई है। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर वक्त रहते एम्बुलेंस पहुंचती तो ये ना हो पाता। घटना के बाद में हालांकि प्रशासन जो है डैमेज कंट्रोल करने में लगा हुआ है, उपचार की बात करें, लेकिन जिस तादाद में आप जहां पर जाने गई है वो साफ तौर पर बताती है कि अगर समय रहते कुछ किया जाता तो शायद इसमें और ज्यादा इंतजाम हो सकता था और कुछ जाने बच सकती थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात यूपी चुनाव की करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव कल कन्नौज की रैली में यूपी पुलिस पर जमकर बरसे। अखिलेश ने पुलिस वालों को बदतमीज बताया और बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने पूर्व आईपीएस कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को ये क्या हो गया? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश पुलिस को लेकर ये कैसी बातें कर रहे हैं? पुलिस वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। खाकी वर्दी पर इतने आग बबूला क्यों हैं अखिलेश? ये जो वर्दी उतार के आए हैं, इनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे कन्नौज वालों? मैंने सुना है कि झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अपने शांत और संयम मिजाज के लिए पहचाने जाने वाले अखिलेश यादव का कल बिल्कुल अलग अंदाज नजर आया। अखिलेश कन्नौज में रैली करने आए थे और रैली के दौरान पुलिस वालों पर बुरी तरह भड़क गए। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। असल में हुआ ये कि कन्नौज के तिरवा में जब अखिलेश जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी समाजवादी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने जब एसपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बात पर अखिलेश भड़क गए। पुलिस वालों, पुलिस। लेकिन पुलिस पर अखिलेश के गुस्से की ये सिर्फ तात्कालिक वजह है, इसका सिरा कई दूर जाता है। दरअसल कन्नौज से बीजेपी ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे अखिलेश कहीं ज्यादा खफा हैं। कन्नौज के तिरवा की रैली में अखिलेश ने असीम अरुण का बगैर नाम लिए तीखा प्रहार किया। सुना है एक वर्दी उतार के भी आ गए हैं कुछ लोग, जिन्होंने जिंदगी भर लूटा, जिन्होंने जिंदगी भर वसूला। कन्नौज में आए हैं, सुनना है कि वर्दी उतार के आए हैं। बताओ, इन्होंने उत्तर प्रदेश में अन्याय किया कि नहीं किया? बताओ। और जात के आधार पर अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? साफ लग रहा था कि अखिलेश काफी भड़के हुए हैं। उन्होंने कन्नौज के वोटरों से वर्दी का नशा उतारने की अपील तक कर डाली। ये जो वर्दी उतार के आए हैं, इनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे कन्नौज वालों?
मैंने सुना है कि झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सुना है बहुत झूठ बोल रहे हैं। चुनाव लड़ाना था तो वर्दी उतार दी। सोचो, जो वर्दी उतार के अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं, उन्होंने वर्दी पहन करके कितना अन्याय किया होगा समाजवादियों पे, ये सोच करके जाना। बताओ, धोखा देते रहे होंगे नौकरी करते करते, समाजवादियों पे अन्याय किया, गरीबों पे अन्याय किया। दरअसल जब से असीम अरुण को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तब से अखिलेश उनके खिलाफ हमलावर हैं। असीम अरुण को टिकट मिलते ही अखिलेश ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की थी और अरुण के साथ काम कर चुके पुलिस वालों को चुनाव ड्यूटी से हटाने की मांग कर डाली थी। जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनको भी हटाया जाए। अखिलेश यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। वो यकीन के साथ कहते हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे में इस आत्मविश्वास के बीच इस तरह की बौखलाहट का क्या मतलब निकाला जाए? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा करे भाई? नीरज श्रीवास्तव, कन्नौज, आज तक। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, चुनावी माहौल में छींटाकशी अलग बात है, एक दूसरे पर निशाना साधा ही जाता है, लेकिन एक नई मांग यहां पर अखिलेश यादव ने रख दी है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी असीम अरुण के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ जब वो पद पर तैनात थे, उनके साथ काम करते थे, उन्हें भी हटा दिया जाए। ये कैसी मांग है? देखिए, बिल्कुल नेहा, इस पूरे मामले में एक बात साफ नजर आ रही है कि अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से लगातार चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के साथ, और खासतौर पर असीम अरुण की दावेदारी को लेकर के पहले भी उन्होंने बात कही है, लेकिन अब जिस तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं, वो खास तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जमीन पर चूंकि समीकरण बदल रहे हैं और उनको डर है कि जो पुलिस के जो अधिकारी है वो पार्टी की मदद कर सकते हैं। और जिस तरीके का माहौल है, जनसभा में इस तरीके से बोलना और साफ तौर पर टारगेट करना दिखाता है कि किस मंशा के साथ में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में तीसरा और चौथा चरण की शुरुआत होने वाली है और कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में खासतौर पर जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और अगर आप पश्चिम पूरब की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। लेकिन एक बार फिर से कानून व्यवस्था के नाम पर सीधे तौर पर पुलिस महकमे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है और खुद प्रत्याशी को लेकर के यहाँ पर एक बड़ा दावा वो बीजेपी पर कर रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कल अखिलेश की एक रैली में कानपुर देहात के अकबरपुर में मैदान में काफी ज्यादा भीड़ जमा थी। वहां भी रैली के दौरान बवाल देखने को मिला। भाषण के बाद अखिलेश जैसे ही मंच से नीचे उतरे, भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मंच की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस के रोकने के बावजूद धक्का मुक्की शुरू हो गई और धक्का मुक्की में सैकड़ों कुर्सियां टूट गई। लोग अखिलेश की होर्डिंग तक उखाड़ ले गए। कल कानपुर देहात की तस्वीरें जहां पर अखिलेश की रैली में इस तरीके से भीड़ का हंगामा देखने को मिला। तो जुबानी जंग भी तेज हो गई है क्योंकि चुनावी माहौल इस वक्त अपने चरम पर है। 2 चरणों का मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है, तीसरे चरण का होना है और ऐसे में किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, देखिए। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी मिल रही होगी ना। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये राशन 2017 के पहले ही मिलता था क्या? सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, सपा की सरकार में सपा के गुर्गे सब राशन खा जाते थे। बसपा की सरकार में बहन जी का हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। और कांग्रेस को तो बोलना ही क्या है, जब देश में संकट आता है भाई बहन भारत छोड़ करके चले जाते हैं। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है
तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। डबल हुआ भ्रष्टाचार के नहीं, और अन्याय डबल हुआ कि नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, किसानों की जान ली, जीप चढ़ा दी। ये बुलडोजर चलाने वाले, बताओ बुलडोजर वहां क्यों नहीं चला रहे लखीमपुर में? जो संकल्प था हमारा पहले दिन से, कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, ये भारत को विजयी बनाने का संकल्प था। लेकिन जैसे ये नारा दिया कोरोना हारेगा भारत जीतेगा, सपा के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने नारा लगाना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि वैक्सीन नहीं लेंगे, ये वैक्सीन तो भाजपा का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों उनको जवाब दीजिए, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है, और जो जान को बचाएगा वही सच्चा साथी, शेष तो अवसरवादी हैं। इन अवसरवादियों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। जब कोरोना आया था, कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर, यहां अगर अस्पताल ठीक चल रहा होता, ऑक्सीजन का प्लांट ठीक चल रहा होता, तो सांसों के लिए ऑक्सीजन मिल जाती जो हमारी जरूरत थी। लेकिन इस सरकार ने नहीं शुरू कर पाए, और यहां तक बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोगों की भी जान चली गई। की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया है जिसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। चन्नी के बयान को बीजेपी और आप ने मुद्दा बना लिया है और इस बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आखिर क्या कुछ कहा चन्नी ने, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाबियों की रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों, जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आगे राज करते बाहर नहीं। चुनावी लहर में, सियासी समर में चरणजीत सिंह चन्नी के ऐसे बोल जिस पर हल्ला बोल शुरू हो गया। प्रचार के मंच से मुद्दा उठा बाहरी का, तो पंजाब के भीतर नई सियासत शुरू हो गई। बाहरी वाले बयान पर मचे घमासान से पहले आपको फिर सुनाते हैं कि चन्नी ने ऐसी क्या बात बोल दी, बैठे बैठे क्या मुसीबत मोल ले ली। पंजाबियों की रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों, जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आगे राज करते बाहर नहीं। चन्नी के इसी बयान को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों का अपमान बताया। जिस वक्त चन्नी पर बीजेपी का ये वार हुआ, चन्नी उस वक्त संत रविदास की जयंती के मौके पर वाराणसी में ही थे। जब चन्नी अपमानित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को, अपशब्द या इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के लिए, वहां पर खड़ी होकर प्रियंका वाड्रा तालियां बजा रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहती हैं? ये बांटों की राजनीति करने वाले लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देने वाले लोग हैं। ये खंड खंड भारत की विचारधारा के लोग हैं, हम अखंड भारत की विचारधारा के लोग हैं। ये साफ हो गया है। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली है चन्नी जी, और हर पूर्वांचली पंजाब को प्यार करता है, अपने दिल में बसा के रखता है। लेकिन आपकी इस छोटी सोच के बाद एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका दीदी आपकी कैसे प्रचार करेंगी, कैसे उत्तर प्रदेश से वोट मांगेंगी? अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका का नारा लगता था। आज उन्हीं के सामने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का जिस तरह से अपमानजनक बयान चरणजीत सिंह चन्नी दे रहे हैं, उसका उत्तर गांधी परिवार को देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के प्रति कांग्रेस के मन में जो नफरत का भाव पैदा हुआ है, वह भी प्रकट हो रहा है। विवादों के बीच राहुल और प्रियंका गांधी भी संत रविदास की पूजा के लिए वाराणसी पहुंचे और संगत के साथ पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण किया। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल पूछ लिया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, आखिर किस मुंह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता से आशीर्वाद मांग रही हैं? चन्नी जी यूपी बिहार के लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं और प्रियंका जी तालियां बजा रही हैं, खुशी मना रही हैं। ठीक से पहचानिए, ये वही लोग हैं जो भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। चन्नी के बयान को लेकर बीजेपी तो कांग्रेस को घेर ही रही है।
तो पंजाब में सत्ता हासिल करने की उम्मीदें लिए बैठे केजरीवाल ने भी पलटवार किया। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है, किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। चुनाव के 4 दिन पहले चन्नी के इस बयान पर बीजेपी ने जिस तरह मोर्चा खोला है, वो कांग्रेस को पंजाब में तो नुकसान पहुंचा सकता ही है, साथ ही यूपी में भी इस बयान का असर पड़ना तय है। आज तक ब्यूरो। पंजाब में 20 तारीख को मतदान होना है, ऐसे में चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल पठानकोट की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक ही थैली का चट्टा बट्टा कहकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है, पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। आप देखिए कितनी समानता है दोनों दलों में। जब अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो ये दोनों पार्टियां उसका विरोध करते हैं, मिलकर के विरोध करते हैं। जब भारत के जांबाज अपना शौर्य दिखाते हैं तो ये दोनों पार्टी के नेता वही बोलते हैं जो पाकिस्तान से बोला जाता है, पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बनाने में लगी हुई है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती, WWF आता है ना, हाँ, ये कर रहे हैं जी। ये आमने सामने होने का दिखावा कर रहे हैं। पंजाब चुनाव में कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही उठापटक शांत होने का नाम नहीं ले रही। पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता अश्विनी कुमार ने पार्टी को छोड़ दिया। इस बीच कल मनीष तिवारी का एक ट्वीट सामने आया, जिसे लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट में लिखा है, बोलता हूं तो इल्म है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बेबसी सी होती है। कोई भी व्यक्ति अगर छोड़ के जाता है तो उससे नुकसान होता है और इसके ऊपर गंभीर चिंता करनी चाहिए। मैंने कई बार ये बात पहले भी कही है कि हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का मतलब दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी जिंदगी के इस पार्टी को दिए हैं। हमारे परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। हम एक विचारात्मक सियासत में विश्वास रखते हैं, पर अगर कोई धक्के दे के निकालना चाहे वो दूसरी बात है। और अब बात रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी की, क्योंकि कल यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ठीक उलट रूस ने अपने कुछ सैनिक बॉर्डर से वापस बुला लिए हैं। और तनाव के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव का क्या हाल है, देखिए आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट। News items about Russia going to invade Ukraine. What do you think about it? I think it's kind of game of muscles and nothing more. Yep, for sure people are worrying a lot, but in my case and in case of my friends, we just trying to live our typical life without any attention to this kind of aggression. So this panic created by media that there is going to be a war has not affected your normal life at all. I can't say like loudly, this. a little loudly. Yeah, because for sure we like feel some not good emotion in the morning because you I understand. Yeah. It's a lot of pressure on you. Yeah. But you're trying to skip it
and stay as normal as possible. But you think there'll be war? I'm not sure. You think it will be yes or no? It will be like can happen or cannot happen? I think it's really high price for the Mr. Putin in that case, and we are not the same Ukraine as was. So he will think many times before starting a war with Ukraine. मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई में बप्पी लहरी के घर पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है और कल मुंबई के एक अस्पताल में बप्पी लहरी का निधन हुआ था। मेरे सहयोगी पारस इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। पारस, कब तक ये अंतिम क्रिया की पूरी प्रोसेस हो जाएगा? नेहा, कुछ ही देर में जो है पूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उनके लिए एक ओपन वैन जो है वो मंगवाया गया है जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और पूरे जो इलाका है, झोंका इलाका, वहां से घुमाकर जो है क्रेमेटोरियम तक लेके जाया जाएगा। जिस तरीके से उनका ऑरा था, बप्पी लहरी को जिस तरीके से लोग प्यार करते थे, तो लोग जो है उनके फैंस यहाँ पहुंचने की पूरी तैयारी है। फैंस यहाँ पहुंच सकते हैं। उसी के मद्देनजर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी, मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी भी जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ आप वैन देख सकती हैं, पूरी तरीके से ये ओपन वैन है। इसी में जो है बप्पीदा का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है और उनकी अंतिम यात्रा कुछ ही देर में शुरू होगी। 10 साढ़े 10 का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। अंदर पूजा क्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर पहले पंडित जो है वो अंदर गए थे और अंतिम क्रिया की जितनी भी पूजाएं होती हैं, जितनी भी विधियां होती हैं, वो शुरू कर दी गई हैं। तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से यहाँ कर ली गई हैं। मुंबई पुलिस यहाँ पहुंच गई है। सिक्योरिटी जो है, पर्सनल बॉडीगार्ड जो होते हैं वो यहाँ है। सारी चीजें जो है पूरी तरीके से यहाँ कर दी गई हैं और कुछ ही देर में इसी जगह से जो बप्पी लहरी का घर है, यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी जो जुहू के पवन हंस क्रेमेटोरियम तक जाएगी और वहां पर आखिरी बार जो है लोग जो है पहुंच सकते हैं, उनको फैंस जो है वो पहुंच सकते हैं, यहाँ भी पहुंच सकते हैं और फिर वहां जाके बप्पी लहरी का पवन हंस में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। नेहा, ठीक है पारस, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, कुछ देर बाद अंतिम क्रिया को पूरा किया जाएगा। इस बीच फैंस का जमावड़ा हम बप्पी लहरी के घर के बाहर और साथ ही कई और फिल्मी हस्तियां आज जुड़ेंगी। पारस, किस किस के आने की उम्मीद है उनके अंतिम संस्कार में? बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से उनका ऑरा था, जिस तरीके से उन्होंने 80s में शुरुआत की थी, लोग उनके डिस्को गाने के दीवाने थे। जितने भी मुंबई में हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो लोग जो हैं बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते थे, उनको सम्मान देते थे। कल अगर बात करें, जैसे ही लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पता चला, लोग यहाँ पहुंचे थे, फिल्मी अभिनेता यहाँ पहुंचे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, मशहूर लोग थे जो उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे थे क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहीं घर पे ही था कल। तो अभी ये माना जा रहा है कि इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत बड़े लोग हैं जो उनको चाहते थे, उनको सम्मान देते थे और उनके गानों के बहुत बड़े चाहक थे, फैंस थे, वो पहुंच सकते हैं। बॉलीवुड से बड़े बड़े सितारे जो हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए उनके घर भी पहुंच सकते हैं और शमशान भी पहुंच सकते हैं।